नमस्कार। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोहनलाल जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी भगवती जी सिलाइयाँ बुन रही थी। इतने में उनका पोता कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी आप ये कैसी किताबें पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फ़ोटो भी नहीं है। ये देखिए मेरी कॉमिक्स। अच्छा दिखाओ तो पढ़कर देखें कितनी अच्छी किताबें हैं। मोहनलाल जी ने कहा तो बंटी ने उनके हाथ में एक कॉमिक बुक थमा दी। देखते ही मोहनलाल जी बोले, ये कैसी किताबें पढ़ते हो तुम बंटी? कुछ अच्छी किताबें पढ़ा करो। इसमें तो सब मार धाड़ का चीज़ है। और ये लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी ये तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा कॉमिक्स तो हमारे ज़माने में होती थी, चाचा चौधरी के किस्से, जिसमें अच्छी सीख मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी आपको तो कुछ भी नहीं पता इंटरनेट के बारे में? नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए बंटी अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक्स बुक लेकर बाहर भाग गया। मोहनलाल जी बड़ी हैरानी से बंटी की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार पढ़ करने लगे और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के ज़माने की किताब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। हमारे आदर्श और विचार इस तथाकथित मॉडर्न ज़माने में अप्रासंगिक हो चुके हैं। भगवती जी जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हैं जी? हमारा ज़माना लद चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करें उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक मोहनलाल जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा सुमित उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया। मोहनलाल जी जो पूरी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर बैठ गए। कुछ दिनों तक तो सुमित उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिस्सा देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। मोहनलाल जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर सुमित ने जवाब दिया, पिताजी आजकल डिजिटल का ज़माना है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से मोहनलाल जी को लगने लगा था कि इस नए ज़माने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मोहनलाल जी सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। मोहनलाल जी डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही मोहनलाल जी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाए और उसमें बस मक्खन लगाया और परोस दिया। ये नहीं होता कि घर में ही कुछ बना ले? दलिया ही बना लाती, मैं खा लेता आराम से। मोहनलाल जी की नाराज़गी को देखकर भगवती जी बोली और रसोई घर में चली गई। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देख बहू आकर तुरंत बोली, आप ये क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया है। बहू तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी पहले मुझे बच्चों के लिए और इसके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए, आप ये सब बाद में बना लीजिएगा। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वो तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की यह बातें बाहर जैसे मोहनलाल जी के दिल में तीर सी चुभी और भगवती जी भी अपना सा मुंह लेकर रसोई घर से बाहर आ गई। भगवती जी मोहनलाल जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू कर दें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो भगवती,
कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यह चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया, तो मोहनलाल जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उस सब लोगों से मिलने की, जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री में काम में साथ दिया था। वो अपने साथ काम करने वालों को नौकर ना समझकर अपना साथी समझते थे। उन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। मोहनलाल जी का घर दूसरी मंजिल पर था, तो सीढ़ियां उतरते उतरते भी उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उनके उत्साह के आगे वह थकावट कुछ भी नहीं थी। मोहनलाल जी जब फैक्ट्री पहुंचकर अंदर गए, तो देखा कि बेटा सुमित उनकी सीट पर बैठा था और उन्हें सामने देख चौंक सा गया। बाबूजी, आप यहाँ? कहते हुए उसने हैरानी जताई। तो मोहनलाल जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। मोहनलाल जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीनें बदलकर सुमित ने नई मशीनें लगवा दी थी। इस बात का भी इतना ताज्जुब उन्हें नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर्स वहाँ नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलकर नई मशीनें लगवाई है और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। मोहनलाल जी को यह सुनकर धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे, तो इतने में सुमित ने टोक दिया, पिताजी, ये अकाउंटेंट की जगह है, वो अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। यह सुनकर मोहनलाल जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का सारा उत्साह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट लगा दी। उस समय सुमित यह सब कुछ देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या ज़रूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही बैठिए, और यदि घर बैठे बैठे मन नहीं लगता है, आप बोर हो जाते हो, तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपया करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ, बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। तब उनकी पत्नी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की। अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए सुमित अपने कमरे में चला गया। आंसू से भरी आंखें लिए दोनों मोहन जी और भगवती जी एक दूसरे को देखने लगे। भगवती जी ने मोहनलाल जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी थी। आपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज भगवती जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में कोई हरी सब्जियां नहीं पड़ी थी, तो सोचा जाकर बाजार में से कुछ हरी सब्जियां ले आए। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी, तो अचानक चक्कर आने के कारण संभाल न सकी और सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गिरी। करीब 1 घंटे तक भी जब भगवती जी घर वापस नहीं आई, तो मोहनलाल जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर वाले शर्मा जी ने आकर जानकारी दी कि भगवती जी नीचे बेसुध हालत में पड़ी है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। मोहनलाल जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन जानकी और बेटी प्रीति ने उन्हें संभाला, लेकिन भगवती जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वो पहले से ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक भगवती जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था,
बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वह बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन मोहन लाल जी से बात करने वाला कोई भी नहीं था। 2-3 दिनों बाद उनकी बेटी उनका हाल चाल जानने आ जाया करती थी, तो उनका मन खुश हो जाता था। लेकिन उनके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगी। आज नाश्ते में फिर मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रख दिए गए। वे जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या बेचारे। आज उनके कहने पर दलिया या पोहा बनाने वाली भगवती जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह ब्रेड भी उन्होंने चुपचाप करके खा लिया। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। मोहन लाल जी ने दरवाज़ा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर सुमित और उनकी पत्नी हैरान हो गई। हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए जानकी को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब है, आखिर उनका भी तो परिवार है। बहू कहने लगी तो इतने में उनकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान मोहन लाल जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलापन का एहसास नहीं हो रहा था। जानकी जी अपने भाई को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर देती, उसके फल और दवाइयों के समय भी पूरा ध्यान रखती, और कभी कभी बेटी भी आ जाया करती, तो मोहन लाल जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वे अपनी पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे, लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर रहना नहीं सुहाता था। उनकी उपस्थिति उनकी आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखेंगे। हर 2-4 दिन बाद बेटी को बुला लेते हैं, और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रोब झाड़ती रहती है, उन्हें तो मेरे सिर पर ही बिठा कर रखा है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुमित भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी, तो सुमित अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? क्या मतलब? तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी। आए दिन आपकी बहू पर रौब जमा कर रखती है बुआ जी। और फिर कितने महंगाई का ज़माना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फ़र्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वो मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो जाती है। मेरे सारे काम झट से कर लेती है वो, और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वो तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उनकी कोई खास जिम्मेदारियाँ भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप प्रीति को बुला लेते हैं घर पर। सुमित गुस्से में चिल्लाया। उसकी बातों ने मोहनलाल जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वे चाहकर भी इसके आगे कुछ न बोल सके, लेकिन एक बात अब वह समझ गए थे कि उनके बेटे बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। आए दिन बहू कोई न कोई झगड़ा करके उसे निकालने की कोशिश करेगी, और अपनी बहन को अपमानित होते हुए नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित मोहनलाल जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। भगवती, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पाया था। वो रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं काटता था।
उसका यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारे बेटे से बहू को। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए रो पड़े मोहनलाल जी। बहन के जाने के बाद मोहनलाल जी के दिल में फिर से वही उदासी आ गई। वे अनमने से रहने लगे। जब तक उनकी बहन जानकी उनके घर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर देती थी। लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण मोहनलाल जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई, मोहनलाल जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने मन से बहाने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी मोहनलाल जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहू तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम नहीं खत्म होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए ना कि अकेली आखिर क्या क्या करेगी। इतनी बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे मोहनलाल जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज़्यादा आसान था। यह तमाशा अब रोज का काम बन चुका था। लेकिन शिकायत करते भी तो किससे? इस घर में अब उनका सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं, तो किसी और से क्या गिला करते? सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था भगवान से? न जाने कितनी मन्नतें मानी थी मैंने। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था मैंने। देख रही हो न भगवती, तुम्हारे प्यार और त्याग की ये कीमत लगाई हमारे बेटे ने। कहते हुए मोहनलाल जी भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। यह सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम घुटने लगा था, तो बाहर की ताज़ी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र शिव कुमार से मुलाकात हो गई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर मोहनलाल जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। बातों बातों में मोहनलाल जी अपने घर की परेशानियों को भूल ही गए थे। लेकिन जब मित्र ने मोहनलाल जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा, तो मोहनलाल जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर मोहनलाल जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मोहन मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था। खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी। कितनी रातों की नींद हराम की थी। तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। शिव कुमार जी व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी थे। मोहनलाल जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते ही उन्होंने कहा, मोहनलाल, यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने का नहीं, बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके सारे हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पाक के सैर करके घर लौटे तो थोड़ी ही देर में उनकी बेटी प्रीति भी घर आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा किया जो आज आ गई। मोहन जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता बनाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई, नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर प्रीति बोली, बाबूजी, आप ये ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो, जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी कि बहू तो जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है।
और अब मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सारा दिन मैं रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की तो अपने घर ले जाओ इन्हें। बहू की जली कटी बातें सुनकर मोहनलाल जी हैरान ही रह गए। आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। बस बहुत हुआ। मोहनलाल जी के मुंह से ये 3 शब्द निकले और उन्होंने मन में ही ठान लिया था। बहू, तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरा है और मेरे ही घर में मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मेरी बात काट सके। यह बातें चल ही रही थी कि सुमित के घर आने का समय हो गया। बाबूजी को जोरदार आवाज में रौब में बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा, बाबूजी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज़ सुनकर भी आज बाबूजी कमज़ोर नहीं पड़ने वाले थे। उनकी आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, ये बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे दी तुमने। पाई पाई इकट्ठा करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है हमें। 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा कर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा है तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिन के लिए बुला लिया। तुम लोगों ने उन्हें भी भगा दिया। तुम लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हुआ और आज प्रीति आई है तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकलने को कह रही हो ना, वो घर आज भी मेरे नाम पर है और यदि इस घर से कोई जाएगा तो तुम लोग और बेटा जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूं। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन आत्म स्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। ठीक है ना? मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और यदि किसी को मेरी मदद करनी हो तो वो फैक्ट्री आ सकता है। आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी का यह रूप देखकर अवाक रह गया। इतने रौब से तो बाबूजी ने आज तक कभी बात नहीं की, लेकिन आज केवल बाबूजी की बोल रहे थे और काफ़ी सब लोग सुन रहे थे, सिर झुकाकर सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला और सुमित बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज मोहनलाल जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। तो दोस्तों, समय आने पर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है अगर घी खानी है तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।